अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, वो जीटी कैंपस में मैंने बना दिया हुआ था टेबल, एक यहाँ नहीं बनाया था। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है अगर, तो हमें हर ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट को अपडेट करना है फेयर वैल्यू पे, लेकिन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला इंटरेस्ट वही रखना है। तो इसलिए चाहे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला टेबल बनेगा ही बनेगा। वो किस लिए बनेगा? इंटरेस्ट इनकम के लिए। लेकिन चूंकि फेयर वैल्यू की भी एंट्री करनी है, तो उसके लिए आपको एक और वर्किंग करनी पड़ेगी। वैसे प्लस माइनस करके किसी ने पहुंचना हो तो पहुंच जाएगा, लेकिन अवाम के लिए एक वर्किंग करके दे रहा हूं। इकतीस दिसंबर 19, 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21। एमोर्टाइज कॉस्ट वाला जो टेबल बन गया, और अगर सवाल में एमोर्टाइज कॉस्ट ना होती फिर भी हमें ये टेबल तो बनाना ही पड़ता, तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आया हुआ है वो बताएं। 109, फिर इन तीनों ईयर एंड्स की फेयर वैल्यू 1, फेयर वैल्यूज दी हुई हैं सवाल में। अब इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये नहीं, फेयर वैल्यू में से वो माइनस करना है। 2281 नेगेटिव, क्योंकि ये कम है। इसमें से वो माइनस 6517 49। अच्छा, ये मैं करा ये रहा हूं कि अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो और एंट्रीज करनी हो, तो उस ईयर एंड की एंट्री के लिए फिगर्स कैसे निकालें वो बता रहा हूं। एमोर्टाइज्ड कॉस्ट की ये फिगर होती इन डेट्स की, ये क्लोजिंग फिगर्स हैं या कोई फॉर द ईयर चीज है? क्लोजिंग फिगर्स हैं। फेयर वैल्यू होती इन डेट्स की, तो ये दोनों फिगर्स फॉर द ईयर हैं या एज एट है? एज एट है। ईयर एंड की फेयर वैल्यू, ईयर एंड की फेयर वैल्यू, ईयर एंड की फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 19 की फेयर वैल्यू, 20 की फेयर वैल्यू, 21 की फेयर वैल्यू। एमोर्टाइज कॉस्ट के टेबल से कौन सी फिगर उठाई है? क्लोजिंग बैलेंस या इंटरेस्ट फॉर द ईयर? क्लोजिंग बैलेंस उठाया है ना, तो ये दोनों कॉलम्स ईयर एंड की चीजें हैं ना, तो इनका डिफरेंस भी फेयर वैल्यू रिजर्व का ईयर एंड बैलेंस है। ये एंट्री की अमाउंट नहीं निकली है, ये फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस निकला है। यानी अगर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी पूछे होते तो ये रिजर्व की फिगर निकली है, लेकिन एंट्री होनी है कि फॉर द ईयर गेन कितना हुआ। तो अगर आपको मैं दो बातें बताता हूं, दोनों में से जो समझ आ जाए। अगर आपको ये पहली वाली बात जबानी समझ आए तो वो हम कॉलम से निकाल लेंगे। कैसे? जो पहला साल है, ये पहले साल के एंड पे इतना रिजर्व लाना है, तो चूंकि पहला ही साल है तो इतना ही फॉर द ईयर लॉस भी है। लेकिन दूसरे साल का बैलेंस पिछले साल के नेगेटिव 2000 से अगले साल पॉजिटिव 6000 तक पहुंचना है, तो कितनी चेंज आए कि ये इस नेगेटिव से इतने पॉजिटिव में आ जाए? इनको ऐड कर लेंगे। नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा है तो ऐड कर लेंगे ना। कितना? ये 2020 का फेयर वैल्यू गेन फॉर द ईयर। फिर अगले साल यहां से यहां तक पहुंचाना है बैलेंस को, तो कम हो रहा है, तो ये अगले साल का फेयर वैल्यू लॉस फॉर द ईयर है 60। ये एंट्री की अमाउंट है, यानी 31 दिसंबर 19 फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। 31 दिसंबर 20 इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट। 31 दिसंबर 21
फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। लॉस है तो फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, गेन है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट। और अगर ये आखिरी वाला कॉलम समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक टी अकाउंट से बता देता हूं। रेहान पॉज करना। अच्छा, अगर आपको एक कॉलम में चेंज वाली बात समझ आती है तो ठीक है, दोबारा बता देता हूं। हर ईयर एंड पे जो अमोर्टाइज कॉस्ट का बैलेंस निकला हुआ है वो फेयर वैल्यू सवाल में गिवन है, इन दोनों का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आएगा ना, ये फेयर वैल्यू गेन लॉस नहीं है, ये फेयर वैल्यू रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस है। इसमें जो चेंज है वो ओसीआई है। अगर आपको चेंज वाली बात समझ नहीं आ रही तो आप ऐसा करें कि इस वर्किंग को यहां तक बनाएं और ये फेयर वैल्यू रिजर्व का सीडी लिख लें, यानी फेयर वैल्यू रिजर्व अकाउंट बना लेते हैं 2019 का सीडी। नेगेटिव मतलब डेबिट बैलेंस है, और इसको बैलेंस करेंगे तो इस साइड पे आएगा, मतलब फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट। ये ओसीआई की फिगर निकलेगी। इसी तरह 2020 के लिए ये सीडी इधर बन गया बीडी, और ये सीडी क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव है, क्रेडिट बैलेंस तो इस साइड पे आएगा। अब इसको बैलेंस करें, यहां पर आएगा, इसका मतलब फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट हो रहा है। ये ओसीआई वाली एंट्री है 8798। और इसी तरह 2021 में ये सीडी बीडी बन गया, और ये सीडी है, क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव है, क्रेडिट बैलेंस। अब इसको बैलेंस करेंगे तो इस साइड पे आएगा, मतलब फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट हो रहा है, तो ये लॉस है। तो टी अकाउंट बना के निकालना है गेन लॉस, टी अकाउंट बना लें, अदरवाइज इस कॉलम में जो चेंजेस हो रही हैं वो ओसीआई है। तो 31 दिसंबर 19 की जो एंट्री फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, 31 दिसंबर 20 की एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट, और 31 दिसंबर 21 की एंट्री फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ये है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डन। और तीसरी क्लास है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। एक तो नाम से जो लग रहा है वो तो होगा ही होगा, एक तो हर साल के एंड पे इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे अपडेट होगी, और वो जो फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा वो पीएन लॉस प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में क्या कर रहे थे, हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट, और जो गेन लॉस था वो ओसीआई में। इसमें हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट और जो गेन लॉस है वो पीएनएल में। वहां पर तीसरा काम क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट इनकम, चूंकि डिवेंचर पे इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट इनकम थी वहां, और इंटरेस्ट इनकम उसी टेबल से कैलकुलेट हो रही थी। यहां पर इंटरेस्ट इनकम टेबल से कैलकुलेट नहीं होगी, जितना कूपन मिलेगा
यही इंटरेस्ट इनकम होगी। जो कूपन मिलेगा वही इंटरेस्ट इनकम है। यानी इसका मतलब ये है नो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, नो टेबुलर वर्किंग, ये मतलब है इस बात का। इसके लिए वो टेबल नहीं चाहिए, बस जितना कूपन है वही इंटरेस्ट इनकम है। कूपन वही जो फेस वैल्यू पे है। जी बिल्कुल। नोटेड। चलें सवाल लिखें। On first जनवरी 2019 8% TFCs were purchased for $2,02,000 2,02,000। ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर्ड, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड ₹1,500, 1,500। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 9.47%, 9.47%। फेस वैल्यू ऑफ TFCs ₹2,00,000। फेस वैल्यू ऑफ TFCs 2,00,000। और फेस वैल्यू हो गई, ठीक है। फेयर वर एज फॉलोज, फेयर वैल्यूज वर एज फॉलोज।
1 जनवरी 19, 1 जनवरी 19, 203,000, 2,03,000, 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 19, 2,18,000, 218,000 जी, 218,000। अच्छा, 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 20, 2,15,000, 215,000, 215,000। और 31 दिसंबर क्या है अगला? 21, 31 दिसंबर 21, 2,11,000, 2,11,000। बस रिक्वायर्ड है जनरल एंट्रीज 31 दिसंबर 21 तक की, 31 दिसंबर 21। इफ investment is classified, if investment is classified as part A, amortized cost, part B, fair value through OCI, part C, fair value through P&L। P&L करें। ये बाकी लोग जो है ना, ये भी करें अभी। amortized cost और fair value through OCI तो करें ना, P&L वाली मैं बोर्ड पे करता हूँ फिर। हाँ हाँ करें करें, टेस्ट नहीं है, लेकिन जल्दी करें।
यार रेहान, उतने में ना ये रिफिल करके ला दे यार, ये दोनों। नहीं नहीं नहीं, ये रेड नहीं।
हाँ जी, एफर्ट्स डन, तो मैं करूं बोर्ड पे। amortized cost, फर्स्ट जनवरी 19, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो फेयर वैल्यू कितनी 203, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी 1500, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी 204 से 204,500। लेकिन खरीदे कितने की 2 लाख है 2,02,000 ना। हाँ, तो 2,03,000 फेयर वैल्यू वाला हमने 202 का खरीद लिया, तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। सस्ता खरीद लिया तो प्रॉफिट, महंगा खरीदा तो लॉस। तो प्रॉफिट ऑन इनिशियल रिकग्निशन 1,000, और पैसे जेब से गए हैं 202 का खरीदा और साथ 1,500 दिए, तो 203,500। इसके बाद 31 दिसंबर 19, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और 31 दिसंबर 19 कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, और ये होगी कूपन से 16,000। इकतीस दिसंबर 20, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, 31 दिसंबर 20 कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, 31 दिसंबर 21 इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट टेबल से, और कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 16,000। 16,000 ये एमोर्टाइज कॉस्ट की एंट्रीज हैं, और इनकी वर्किंग करनी पड़ेगी। डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट,
कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो और क्लोजिंग बैलेंस। 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21। स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 204500। पहला इंटरेस्ट 19366। कैश फ्लो कॉन्ट्रैक्चुअल 16000। क्लोजिंग 207866, 207866। दूसरा इंटरेस्ट 19685, 16000। 211551। 31 दिसंबर 21, 20034, 16000। 2155 215585। तो इंटरेस्ट इनकम की फिगर मिल गई यहां से 19366, 19366, 19685, 19685 और 20034 और 20034। ये अमॉर्टाइज कॉस्ट। इस पे कोई एतराज़, परेशानी, मुश्किल, तकलीफ? चलें, जिनसे नहीं हुआ या जिन्होंने नहीं किया सुस्ती के मारे वो नोट कर लें, फिर फेयर वैल्यू थ्रू OCI करता हूँ। चलिए, नोटेड।
फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, पहली एंट्री सेम रहेगी, इंटरेस्ट और कैश वाली भी यही रहेगी। तो एमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई सेम एंट्रीज हैं। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में एक्स्ट्रा है हर साल के एंड पे, और वो हर साल के एंड पे एक्स्ट्रा ये है कि टेबल बनाना पड़ेगा। फेयर वैल्यू का, फेयर वैल्यू रिजर्व का और ओसीआई, तो 4 फिगर्स तो आ जाएंगी यही 3, 19, 20, 21, ये 207 866 211 551 215 585, और फेयर वैल्यू दी हुई है मैंने 218 211। फेयर वैल्यू रिजर्व पहला वाला 10134, दूसरा 3449, तीसरा 458। तो पहले साल ओसीआई में इतना ही आएगा, दूसरे साल बैलेंस यहां से कम होकर यहां पहुंच गया तो ओसीआई में लॉस आएगा 6685। तीसरे साल इतना ज्यादा लॉस आया कि इतने पॉजिटिव से उतना नेगेटिव चला गया, तो कितना लॉस आया, इतने पॉजिटिव से इतना नेगेटिव चला गया, दोनों को ऐड कर देंगे 80, इतना सारा लॉस आ गया। और अगर इस चेंज से नहीं समझ आ रहा तो टी अकाउंट बना के डेबिट क्रेडिट से देख लें। ये फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस है, 3400 पॉजिटिव से 4500 नेगेटिव पे चला गया, तो इतना सारा लॉस हुआ है तो नेगेटिव पे गया है। तो ये बन जाएंगी एंट्रीज 31 दिसंबर 19। पहला गेन है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई क्रेडिट 10134। 31 दिसंबर 20 लॉस है, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 6685। और 31 दिसंबर 21 कितना, फेयर वैल्यू रिजर्व और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 8034। ये हो गया फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। रेहान पहले ये टेबल दिखा देना, फिर थोड़ी देर बाद ना इधर कर लेना।
चलें, हो गया होगा नोट, आपने कर लिया? किसी फिगर पे कोई इतराज? फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल, इनिशियल मेजरमेंट कितने पे होगी? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट? नहीं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट अलग से एक्सपेंस बनेगा। तो एक फर्क तो ये आ जाएगा कि इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी सिर्फ फेयर वैल्यू से, यानी 204 नहीं, फेयर वैल्यू 203,000 फेयर वैल्यू 203 है सर। अच्छा 203 थी, अच्छा ठीक है 203। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी? 1500। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग से एक्सपेंस बन जाएगा 1500। एक तो ये फर्क पड़ेगा। उसके बाद अब हर साल के एंड पे ये टेबल तो बनना नहीं है, तो ये कोई मामला नहीं होगा। जब टेबल ही नहीं बनना तो फिर ये इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, ये वर्किंग इसके लिए नहीं आएगी। कोई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उस टेबल से नहीं आएगी, ये वाली एंट्री नहीं है। उस टेबल वाली एंट्री नहीं है। बस क्या है, जो हर साल का कूपन है वही इंटरेस्ट इनकम है, यानी कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। नहीं, इन्वेस्टमेंट में फर्क किस बात का? हमने इन्वेस्टमेंट डेबिट की है पहले दिन फेयर वैल्यू पे, बस। अब उसके बाद टेबल ही नहीं बन रहा कोई। कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। जो कूपन है ना वही इनकम है। पहले दिन इन्वेस्टमेंट डेबिट, जितने का खरीदा उतने पे, नहीं फेयर वैल्यू पे। और उसके बाद हर साल जो कूपन है बस वही इंटरेस्ट इनकम है। ये टेबल नहीं बनना है इसके लिए। इसके लिए ये टेबल नहीं इस्तेमाल होगा। ये टेबल इस्तेमाल होगा अमोर्टाइज कॉस्ट के लिए। ये दोनों वर्किंग इस्तेमाल होंगी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के लिए और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के लिए। इनमें से कुछ भी नहीं काम आना। बस जो कूपन है वही हर साल का इंटरेस्ट हुआ करेगा। हाँ, फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है वो सिंपली आप जबानी भी कर सकते हैं। जैसे पहले दिन इन्वेस्टमेंट कितने पे रिकॉर्ड किए? 203। अब ईयर एंड पे कहां तक पहुंचाना है इसको? 2,18,000 पे। तो बस 215 से बढ़ा दें। और क्रेडिट फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल है, तो पी एंड एल 203 पे रिकॉर्ड किया था ना, 218 पे लाना है, तो बस 15,000 बढ़ा दें। फिर अगले साल 218 से गिरा के 215 तक लाना है, तो बस 3,000। पी एंड एल डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। और तीसरे साल 215 से मजीद गिरा के 211 पे लाना है, तो 4,000 पी एंड एल डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ये है फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल।
रेहान ये वाला बोर्ड पूरा आ रहा है ना नजर, ये वाली शीट, ये दरमियान वाली शीट पूरी आ रही है ना नजर? ठीक। हाँ जी, नोटेड। अच्छा जी, इसी सवाल की ना एक रिक्वायरमेंट और कर लेते हैं। एंट्रीज बहुत हो गई, बहुत है ना, ये कोई बहुत मुश्किल चैप्टर तो नहीं है, लेकिन ये कि 5 6 7 8 नंबर का आ जाता होता है। तो ये हो गई एंट्रीज। एसओ एफपी एसओ सीआई की प्रैक्टिस करते हैं। सेम सवाल है, और एसओ सीआई और एसओ एफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं। एमोर्टाइज कॉस्ट बनाता हूं पहले। दो 2019 2020 2021 एसओसीआई में क्या क्या आएगा? एमोर्टाइज कॉस्ट। अब आप एंट्रीज को रहने दें, डायरेक्ट सवाल करते हैं। अगर इसी सवाल में खरीदा भी था तो पहले दिन वाला प्रॉफिट ऑन इनिशियल रिकग्निशन भी आएगा। $1000। और नहीं, एमोर्टाइज कॉस्ट में इंटरेस्ट इनकम 19,366, ये 19,685, 20,34, ये हो गई एसओसीआई। और एसओएफपी में इन्वेस्टमेंट आएगी, और बस इन्वेस्टमेंट ही आएगी। एसेट्स कह लें काफ़ी है, नॉन करंट एसेट्स भी कह सकते हैं वैसे, लेकिन चलें एसेट्स ही काफ़ी है। तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। एमोर्टाइज कॉस्ट है कौन सी फिगर? ये क्लोजिंग बैलेंस वाली है। तो 207,866, 211,551, 215,585 एमोर्टाइज कॉस्ट है ना। तो इस टेबल से ही पता चलेगा, ये इंटरेस्ट इनकम की फिगर और ये इन्वेस्टमेंट की फिगर, ये एमोर्टाइज कॉस्ट।
हाँ जी, नोटेड। कि नोटिंग फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में बताएं क्या फर्क पड़ेगा। उसमें ओसीआई आइटम आ जाएगी, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। एक तो यहां ओसीआई आइटम आ जाएगी, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की एक लाइन आ जाएगी। फेयर वैल्यू गेन या लॉस, जो हमें यहां से पता चल जाएगा। ये ओसीआई आइटम है, 10,134 का गेन है, 6685 का लॉस है, और 8034 का लॉस है। और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू रिजर्व आएगा और इन्वेस्टमेंट भी फेयर वैल्यू पे आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट इस पे आ जाएगी है। यानी इस वर्किंग से ना आपको एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स मिल जाएंगे। फेयर वैल्यू पे आ जाएगी इन्वेस्टमेंट 218, 215 और 211, और इधर इक्विटी के अंदर फेयर वैल्यू रिजर्व आ जाएगा। जो ये है 10,134, 3,449 और 4,585 नेगेटिव, ये है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। हाँ जी,
फेयर वैल्यू थ्रू P&L। इसमें क्या होगा, इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी एक्सपेंस बन जाएगी और OCI नहीं, इसमें फेयर वैल्यू गेन लॉस इनकम स्टेटमेंट में ही आएगा। अच्छा इधर क्या होगा, करता हूं, इधर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे ही आएगी, ये खत्म हो जाएगा। तो एक तो ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट आएगी, $1500, फिर इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम आएगी जो कि वही कूपन ही होगा, 16,000, 16,000, 16,000, और उसके अलावा फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा। पहले साल 203 से 218 तक पहुंचा है, 15,000 का गेन है, फिर 3,000 डाउन हुआ और फिर 4,000 डाउन हुआ। ये फेयर वैल्यू थ्रू P&L। पास्ट पेपर्स खोलें, फाइनेंशियल एसेट्स बस बहुत है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज कराऊंगा, अगर फाइनेंशियल एसेट्स बहुत होगी, बहुत प्रैक्टिस होगी, भी पास्ट पेपर के कराता हूँ छोटी छोटी प्रैक्टिस। अच्छा ये चूंकि रिपीटर्स भी है ना, तो इसलिए एक हेडिंग लिख के डी रिकग्निशन। मैं ना लास्ट टाइम तक पढ़ाता था एहतियातन, लेकिन फिर मैंने सोचा जब ये क्लियरली लिखा हुआ है सिलेबस में है ही नहीं, तो फिर एहतियातन बताने की भी क्या जरूरत है। जब लिखा हुआ है कि है ही नहीं सिलेबस के अंदर तो फिर नहीं है, तो डी रिकग्निशन की हेडिंग देके लिख लेना कि आउट ऑफ सिलेबस है। इसको नोट करें, फिर कुछ सवाल ना पास्ट पेपर के खड़गाते हैं, अभी देखना जरा, ऐसे ऐसे होंगे। वो यूट्यूब का ये फायदा है ना कि शोर मचाने वाले लोग नहीं कि सर बस सर बस। है नहीं तो जाना है तो चले जाओ, मैं करा देता हूँ कैमरे पे। ये नोटेड, फाइनेंशियल एसेट्स खत्म, डी रिकग्निशन की हेडिंग दे लें और लिख लें कि आउट ऑफ सिलेबस है। क्योंकि ना वो जो लास्ट टाइम भी कुछ लोग पढ़े थे तो मैं पहले करा देता होता था एहतियातन ये, लेकिन फिर मुझे लगा टाइम ज़ाया है, तो जब है ही नहीं सिलेबस में तो फिर ये है ही नहीं, तो डी रिकग्निशन की हेडिंग दे के लिख लें कि नहीं है सिलेबस में। चलें पहले कुछ पास पेपर का सवाल ना ज़बानी ज़बानी फड़काते हैं। पास पेपर्स में आए, यानी पैक की बुक में आए, ऑटम 19 अटेम्प्ट का होगा एक सवाल, ऑटम 19 जिप्सम लिमिटेड।
ऑटम 19 जिप्सम लिमिटेड। ये इतना आसान इसलिए था क्योंकि ये पहली अटेम्प्ट थी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पहली दफा ऐड हुआ था इसमें। है बुक के नहीं है? बुक ही नहीं है तो आगे आ जाए यार, या आप पीछे चले जाओ, दो जो उठ के आगे आएंगे। नहीं मिला? IFRS 9 में देख रहे हो ना, ऑटम 19 नहीं मिला? और उसमें क्या है? और अटेम्प्ट देखो कौन सी है। ऑटम 20 है, ऑटम 21 भी है। अच्छा चलो सही है, तो फिर उधर ही चले जाओ। चलो ठीक है, तो वो जो मैंने कहा होगा सोल्यूशन देख लें, वो कैसे देखोगे अब? चला जाए यार, पीछे ही चला जाए यार। ऑटम 19 जिप्सम लिमिटेड। ये सवाल पढ़ के देख लें, अगर आपको लग रहा है करने वाला तो कर लें, नहीं तो आपको पढ़ के नगड़ा जाएगा तो बस हो गया, जबानी हो गया है तो। चार एंट्रीज ही हैं, करना है तो कर लें, लेकिन 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं है। सिर्फ पहले साल की एंट्रीज मांगी हैं, एक अमोर्टाइज कॉस्ट और एक फेयर वैल्यू थ्रू P&L है। कर लें, क्या जबानी जबानी कर लें चाहे। हाँ जी, नहीं थोड़ा और से भी देखा है बस। इफेक्टिव रेट अमोर्टाइज में 9.5% है। ना कर यार, अच्छा वो ऊपर वाला 11, ठीक है, ऊपर वाला 11 बिल्कुल ठीक है। और फेयर वैल्यू पे अपडेट कर देंगे, फेयर वैल्यू थ्रू P&L में, बस हो गया। सिर्फ पहले साल की एंट्रीज हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट की, इनिशियल एंट्री और इंटरेस्ट की एंट्री और कूपन की एंट्री, और फेयर वैल्यू थ्रू P&L पहली एंट्री, ये एंट्री और ये एंट्री। हो गया वाकई। स्प्रिंग 20 देखें, स्प्रिंग 20, बिलाल हैज रिसेंटली ज्वाइंड। ये पढ़ें जरा, ये समझाता हूं, ये पढ़ लें पूरा एहतियात से, मैं समझाता हूं।
हाँ जी, पढ़ लिया। बिलाल ने रिसेंटली ज्वाइन किया है और उसने ना एक टेबल बनाया है। अब इस टेबल में उसने कुछ अंग्रेजी आगे पीछे कर दी है और आपसे कहा है कि टेबल दोबारा बना दें। अब उसने जो टेबल बनाया हुआ है ना, ये एक समरी बनाई हुई है, बहुत अच्छी वर्डिंग तो नहीं लिखी हुई, लेकिन टूटे फूटे समझने इशारे ही दिए हैं। जैसे बिजनेस मॉडल, ये क्या कहना चाह रहा है? बिजनेस मॉडल टेस्ट मैंने नाम बताया था एक, पहली वाली कंडीशन का। कैश फ्लोज या कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, ये दूसरी वाली कंडीशन थी। तो ये टेबल बना कुछ इस तरह से हुआ है कि, बल्कि मैं सामने दिखाता हूं। देखें, अकाउंटेंट ने ना टेबल कुछ इस तरह का बनाया है। वो ये कहना चाह रहा है कि इन इन बातों के जवाब इस क्लास में ये हैं, इस क्लास में ये हैं, इस क्लास में ये हैं। बिजनेस मॉडल का जवाब, बिजनेस मॉडल यानी वो जो उनकी पहली वाली कंडीशन थी। तो अमोर्टाइज्ड वाले की पहली कंडीशन क्या होती है? इसने होल्ड भी करना होता है और सेल भी करना होता है। सिर्फ होल्ड टू कलेक्ट होता है, तो इसमें ये एंड सेल गलत है। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में होल्ड भी होता है एंड सेल भी होता है। ये सिर्फ कंप्लीटनेस के लिए यहां पर ऐसा लिख दिया, वरना यहां पर इस तरह की चीजें हैं नहीं। बहरहाल यहां पर होल्ड टू सेल ही होता है बस, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। लेकिन ये वाला सेल इतना अच्छा नहीं है, ये बेकार सेल है, ये सवाल में ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये अच्छी बात नहीं लिखी हुई। चलें बाकी देखते हैं। कैश फ्लोज यानी दूसरी वाली कंडीशन, इसकी कंडीशन यही होती है, इसकी भी यही होती है। एसपीपीआई टेस्ट दोनों की होती है, एसपीपीआई टेस्ट ये दोनों की होती है। तो ये नो कंडीशन गलत है। यहां क्या आना चाहिए? यही वाला यहां भी आना चाहिए, और इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। ठीक है, हैं? नहीं, उसने जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, ये वो वही वाली दो कंडीशंस का जिक्र किया हुआ है इसने, और ये वो है जिसमें वो कंडीशन पूरी होनी। यानी इस टेबल को देख के लग रहा है कि उसने फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल के दो रास्ते से, या तो इन कंडीशंस में ना आए, या फिर कंडीशंस में आता हो बेशक, लेकिन हमने पैदाइश पे कसम खाई हो। तो इस टेबल को देख के लग नहीं रहा कि उसने वो पैदाइशी कसम वाली बात लिखी हुई है। ये कुछ ऐसा सा लग रहा है कि ये कोई कंडीशन नहीं है, तो इसलिए ये अच्छा ड्राफ्टेड नहीं है। ये वाला कॉलम ये अच्छा ड्राफ्टेड नहीं है, लेकिन टूटा फूटा सही उसने कहना ये चाहा है कि अकाउंटेंट ने ये निशानियां डाल के कुछ टेबल बनाया है, इसको जितना ठीक कर सकते हैं कर दें। तो इसमें ऐसी दो कंडीशन नहीं होती है। अच्छा, कैटेगरीज, यानी वो जो कैटेगरीज थी मैंने, दूसरे की इक्विटी, दूसरे की लायबिलिटी। तो दूसरे की इक्विटी में ये वाली क्लास होती है नहीं, ये सिर्फ डेट में होती है। जबकि ये और ये डेट में भी होती है, इक्विटी में भी होती है। तो यहां पर आएगा डेट एंड इक्विटी, और ये भी डेट एंड इक्विटी। ये सिर्फ डेट में होती है। ये कैटेगरीज वाली बात आई समझ? इनिशियल मेजरमेंट, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट हो तो इनिशियली मेजर होता है फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सही है। इसमें भी ऐसे ही होता है, तो फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसमें सिर्फ फेयर वैल्यू होता है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, एमोर्टाइज कॉस्ट तो सब्सिक्वेंटली एमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर होगा। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई फेयर वैल्यू पे मेजर होगा। फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल फेयर वैल्यू पे होगा। ये है जी 7 नंबर का सवाल। ठीक है। अच्छा, इसी तरह का एक और ज़बानी सवाल खड़काते हैं। हैं? ज्यादा हो गया? वो यूट्यूब की क्लास है ना, फिर शोर मचाने वाले नहीं है। ये ऑटम 21 है, पढ़ के देखें।
ये ऑटम 21 का सवाल है, ऑटम 21। हाँ जी। अच्छा, अगर ये न्यूमेरिकल सवाल होता ना जो पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, फेयर वैल्यू बता दी, नंबर ऑफ शेयर्स बता दिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बता दी, तो फिर आगे अकॉर्डिंगली सवाल वाला जो कहता कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, फेयर वैल्यू थ्रू P&L है, वो अकाउंटिंग करते। ये डिवेंचर्स खरीदे हैं, इतनी फेस वैल्यू, फेयर वैल्यू, 5 साल ट्रांजैक्शन, 5 साल में रिडीम है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये सब डाटा बताया है। अगर न्यूमेरिकल सवाल होता तो इनके बारे में कुछ गाइड करता, लेकिन उसने कहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इनके बारे में डिस्कस कर दें कि इनकी पॉसिबल क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है, और ये भी बताएं कि इनिशियली कितने पे रिकॉर्ड होगा। रिक्वायरमेंट समझे या दिमाग बंद हो चुका हुआ है? डिस्कस करना है इन दोनों के लिए क्या क्या पॉसिबल क्लासिफिकेशन हो सकती है, और हर क्लासिफिकेशन के लिए इनिशियल अमाउंट भी बताएं जो रिकॉर्ड होगी अंडर ईच ऑप्शन। रिक्वायरमेंट समझ आई? अच्छा, अब देखें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की क्या क्या पॉसिबल क्लासिफिकेशन हो सकती है? फेयर वैल्यू थ्रू P&L और फेयर वैल्यू थ्रू OCI। आप इसके जवाब में सिर्फ फेयर वैल्यू थ्रू P&L कह देते, फेयर वैल्यू थ्रू OCI ना कहते, अगर ये वाली लाइन ना लिखी होती। ये लिखा है ना, तभी आप कह सकते हैं कि ये फेयर वैल्यू थ्रू P&L भी हो सकता है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI भी हो सकता है। लेकिन इतने से जवाब देने के 8 नंबर नहीं है। आप बताएंगे कि जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, इसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन अगर मैनेजमेंट चाहे तो, चूंकि ये हेल्प फॉर ट्रेडिंग नहीं है, तो मैनेजमेंट चाहे तो इनकी इनिशियल रिकॉग्निशन पे इररिवोकेबल इलेक्शन कर सकती है फेयर वैल्यू थ्रू OCI के लिए। ये पूरी बात करनी है। और अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L करना है तो इनिशियली इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, मतलब 23 रुपए वैल्यूज है ना, तो आप वैल्यू भी बताएंगे। और अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI रखना है तो इसको रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो 23.5 एक जज्बाती आंसर है। ये 23 पर शेयर है, वो 0.5 मिलियन है, तो 23 रुपए को टोटल बना लें, यानी 23 मिलियन, और 20 इत्तेफाक से वैसे वही बन गया, 23.5 मिलियन रुपए पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब यहां पर डिवेंचर्स की रिडेम्पशन भी बता दी, इसका कूपन रेट भी बता दिया। नहीं, कूपन रेट नहीं बताया। बहरहाल RL इंटेंड्स टू होल्ड द बॉन्ड्स टिल मेच्योरिटी। अब RL की इंटेंशन बता दी कि होल्ड करना है, तो अब आप इसकी पॉसिबल क्लासेस क्या बताएंगे? अगर ये सेंटेंस ना लिखा हो ना RL इंटेंट वाला, तो फिर आप 3 क्लासेस बताते, लेकिन उसने कह दिया है RL इंटेंट्स टू होल्ड, तो अब आप क्या कहेंगे? अब आप कहेंगे इसको अमोर्टाइज पे क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू P&L भी हो सकता है अगर मैनेजमेंट इनिशियली इररिवोकेबल चॉइस कर ले कि इसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे रखना है।
अब यहां पर आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसने कह दिया है इंटेंड्स टू होल्ड, इसलिए या तो अमोर्टाइज कॉस्ट या फिर फेयर वैल्यू थ्रू P&L। और इसमें जवाब में फेयर वैल्यू थ्रू P&L और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई दोनों क्यों कह पा रहे हैं? और अगर उसने कहा होता है इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, तो फिर आप कहते हैं बस सिर्फ फेयर वैल्यू थ्रू P&L। ये इसलिए 8 नंबर मिलने हैं। बस बहुत है या एक होमवर्क कर लेंगे? होमवर्क कर लेंगे, चलें एक सवाल होमवर्क है। ऑटम 22 अटेम्प्ट में आया था और वो मुझे लगता है पैक की बुक में है ही नहीं। ऑटम 22, ये आपको डाउनलोड ही करना पड़ेगा। ऑटम 22 अटेम्प्ट में आया था और ये ऑटम 22 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 था। ऑटम 22 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, ओके। मैंने वैसे अपने फॉर्मेट पर सॉल्यूशन बनाया था ब्रैकेट में वर्किंग करके, मैं वो सॉल्यूशन भी शेयर कर देता हूं और पेपर आप डाउनलोड कर लें। हैं? ग्रुप में नहीं है? क्यों नहीं है? तो आपने कहना था ना, टीए को कह देना था, उधर कोऑर्डिनेटर में कह देना था। चलें ठीक है, ऑटम 2022 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 5। ठीक है, अल्लाह हाफिज।